हाँ देखो, अपना फिजिक्स के अंदर टॉपिक चल रहा था प्रकाश, लाइट, ठीक है ना। और अपन ने एक क्लास इसके अंदर कंप्लीट कर ली थी, एक क्लास, और आज अपनी ये दूसरी क्लास रहने वाली है क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है। तो कल अपन ने कुछ चीजें पढ़ी थी, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के दो भाग है, अवतल उत्तल, ये चीजें पढ़ ली थी अपन ने। समतल दर्पण के उदाहरण है, अवतल और उत्तल दर्पण के उदाहरण है, कहां कहां वो काम में लिए जाते हैं, सब पढ़ लिया था। तो कुछ समतल दर्पण के बारे में आज कुछ और चीजें हैं, वो थोड़ी सी स्लाइडें आगे पीछे हो चुकी थी। इसके अंदर कुछ समतल दर्पण से संबंधित है कुछ बातें। देखो, समतल दर्पण के अंदर वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्वेश्चन आता है कि दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, समतल दर्पण के अंदर वस्तु का पूरा बिंब का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी लंबाई के आधी लंबाई का क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए, ठीक है ना, आधी लंबाई का। जैसे कोई व्यक्ति 6 फीट का है, कितने फीट का है, 6 फीट का है, बोलो दर्पण कितना होना चाहिए, हाँ 3 फीट का दर्पण होना चाहिए। तो ये 6 फुट का व्यक्ति इसके अंदर पूरा नजर आएगा। ये क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आता है वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई का समतल दर्पण होना जरूरी है, ठीक है ना। आगे देखो, यदि दर्पण को थीटा डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, अगर दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए ना तो ये जो परावर्तित किरण है ना 2 थीटा कोण पर घूम जाएगी। ये क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर है, ठीक है ना, 60 डिग्री के नहीं, समतल दर्पण 60 डिग्री कोण से घुमाया जाता है, 60 डिग्री कोण से घुमाया जाता है। तो परावर्तित किरण का मान कितना हो जाएगा, तो थीटा कोण पर घुमाने पर 2 थीटा हो जाता है क्या, तो 60 घुमाने पर 120 हो जाएगा, ठीक है ना। ये थीटा से 2 थीटा हो रहा है क्या, कोई भी मान दे डिग्री में उसका दुगुना करना है आपको। दर्पण जैसे 5 डिग्री घुमाया, दर्पण को कितना घुमा दिया, तो किरण बताओ कितनी घूमेगी, 10 डिग्री। ये इसका उदाहरण देख लो, इस प्रकार क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, समतल दर्पण में वेग से संबंधित क्वेश्चन आता है। देखो, समतल दर्पण में वेग का क्या मतलब है, यानी समतल दर्पण के अंदर किसी वस्तु का अपन प्रतिबिंब देखते हैं ना, तो वस्तु को दर्पण की तरफ है अगर v वेग से ले जाते हैं तो अपने को प्रतिबिंब है ना वो 2v वेग से, यानी दुगुनी वेग से पास में आता नजर आता है। जैसे ये कोई दर्पण है, ठीक है, यहां कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस साइड ऐसा समझो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ेगा ना, तो इसका जो प्रतिबिंब है ना वो इसकी साइड किस स्पीड से दौड़ेगा, 10 किलोमीटर प्रति स्पीड से दौड़ेगा। यानी कहने का मतलब बिंब और प्रतिबिंब के बीच जो चाल है ना वो बिंब के मुकाबले प्रतिबिंब की दुगुनी होती है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। वस्तु की चाल तथा प्रतिबिंब की चाल समान होती है। वस्तु की, ये समान कैसे हो गई, वस्तु की चाल प्रतिबिंब, नीचे देखो, प्रतिबिंब की सापेक्ष चाल हमेशा क्या होती है, दुगुनी होती है। देखो सापेक्ष चाल पूछ ले तो वस्तु की चाल और प्रतिबिंब की चाल वैसे तो समान होती है, लेकिन सापेक्ष चाल मतलब है आपको बिंब की चाल दे दे, बिंब यानी किसी वस्तु की चाल दे दे, और किसकी पूछे, प्रतिबिंब की चाल पूछे, तो हमेशा क्या होगी, दोगुनी, क्योंकि इसके और इसके इन दोनों की चाल का सापेक्ष चाल निकल रही है। सापेक्ष चाल हमेशा क्या होती है, दुगुनी होती है। यानी प्रतिबिंब v वेग से चल रहा है ना बिंब, तो प्रतिबिंब कौन से वेग से चलेगा, 2v। क्वेश्चन आता है कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ के जा रहा है, तो बताओ प्रतिबिंब किस स्पीड से आएगा, सापेक्ष चाल ज्ञात करो, 20 की स्पीड से दौड़ के आएगा, ठीक है ना। सामने से आने वाले व्यक्ति को प्रतिबिंब दोगुनी गति से पास आता दिखाई देता है। ये सापेक्ष चाल का मतलब दोगुनी गति, दोगुनी गति से प्रतिबिंब पास में आता नजर आता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ये यहां डायग्राम बना के दिखाया हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जाती है, ठीक है ना। समतित या समरूपता के आधार पर है, समतित या समरूपता, अगर दर्पण समतल दर्पण है ना वो समरूपता या सममित है ना, तो इसके अंदर
दर्पणों वो प्रतिबिंब की संख्या पूछे ना तो 360 बटा थीटा और क्या करना है -1 करना है। और एक क्या है असममित, असममित में क्या करना है 360 बटा थीटा करना है। आगे उत्तर किस प्रकार का है यानी ओड नंबर है। ओड नंबर का मतलब है विषम, आंसर आए विषम तो वो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन 360 बटा थीटा करते ही अपना आंसर क्या आ जाए इवन नंबर यानी सम नंबर है। तो इसमें से क्या करेंगे एक घटा देंगे -1 करेंगे। कब जब इवन यानी सम नंबर आते ही उसमें से -1 करना है और ओड नंबर यानी विषम उत्तर आते ही वह अपना उत्तर हो जाएगा। सर किस प्रकार समझ में नहीं आया देखो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा दो समतल दर्पण है ठीक है ना 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं। 60 डिग्री के कोण पर है ये देखो जैसे ये 60 डिग्री का कोण अपना ठीक है ना ये 60 डिग्री का कोण है। ये दो समतल दर्पण रखे हुए हैं इसके बीच में कोई वस्तु है। क्वेश्चन आएगा इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे 360 बटा थीटा 360 बटा थीटा बोलो थीटा क्या है 60 है। बोलो कितना आएगा 6। बोलो सम है विषम 6 सम है। अगला बोल रहा है सम आएगा तो क्या करना पड़ेगा -1 करना पड़ेगा। बोलो कितने प्रतिबिंब बनेंगे 5 प्रतिबिंब बनेंगे। समझ में आया क्या यस सर। ये बोल रहा है अगर यहां विषम आ जाता तो वो विषम अपना उत्तर होता ठीक है ना। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आएगा नहीं लेकिन ये बता दिया ये एग्जाम्पल के रूप में आता है। इस प्रकार समतल दर्पण है एग्जाम्पल के रूप में देगा कि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण है 90 डिग्री का या 110 डिग्री का या 45 डिग्री का कुछ भी दे और बोलेगा इसके बीच में वस्तु रखी है इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये थोड़ा याद रखना 360 बटा थीटा 360 बटा थीटा -1 कब -1 करना है कब सीधा उत्तर देना है। दो समतल दर्पणों को 120 डिग्री पर रखा गया है। समरूपता के आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। बोलो समरूपता के आधार पर है बोलो अरे कितने डिग्री का कोण है 120 का 360 बटा 120 माइनस क्या करेंगे 1 ऊपर दिया हुआ है समरूपता नाम आ जाए ना तो यही लगाना है। यस सर। देखो 0 से 12 से कितनी बार है 3 बार 3 को 1 3 -1 है 2। बोलो क्या आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। समरूपता नाम आते ही ये करना है। समरूपता नाम न आए तो सम और विषम वाला ध्यान रखना है ठीक है ना। दो समतल दर्पणों को 120 डिग्री पर रखा गया है। असमरूपता अब देखो असमरूपता है क्या आधार पर प्रतिबिंबों की संख्या बताओ -1 नहीं होगा 360 बटा 120 करते ही ऑलरेडी क्या आ गया विषम नंबर आ गया तो आंसर विषम होगा अपना 3 होगा। ये इस प्रकार के एग्जांपल आते हैं कर लोगे क्या यस सर। ये क्या है दो समांतर दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। समानांतर दर्पण है दो समानांतर दर्पण है। समानांतर का मतलब समझ गए क्या ये इस प्रकार के दर्पण है। ये लो ये एक दर्पण है और ये एक दर्पण है। इसके बीच में क्या है कोई व्यक्ति खड़ा है। अरे बोलो इनके बीच का कोण कितना है 0 डिग्री है। अरे ये कोई किसी एंगल पर है क्या नहीं है तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री है। 0 डिग्री है तो ये बोल रहा है कि प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा ही तो होता है। करो 360 थीटा का मान कितना है 0। किस कोई भी संख्या में 0 का भाग जाए ना तो हमेशा क्या आता है अनंत आता है और इसका अनंत उत्तर होगा। फिल्मों में आप देखते होंगे एक व्यक्ति किसी रूम में बढ़ जाता है तो उसके अनंत प्रतिबिंब नजर आते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है कि रास्ता किधर है। इसका मतलब वो दर्पण किस एंगल पर रखे होते हैं समानांतर समतल दर्पण होते हैं और उसमें अनंत प्रतिबिंब दिखते हैं ठीक है ना।
ये दर्पण का सूत्र है, सीधा सीधा पूछ ले तो याद रखना है, ठीक है ना। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में u। f क्या है? फोकस दूरी, बताया था ना, फोकस दूरी है f है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है? वस्तु की दूरी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिबिंब दर्पण का सूत्र याद करो। इसी प्रकार लेंस का भी सूत्र आएगा, ठीक है ना, उसमें बस प्लस के स्थान पर माइनस आता है और कुछ नहीं, लेकिन सीधा सीधा चार ऑप्शन में दे देता है कि दर्पण सूत्र बताओ। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में u। ये याद रखना है। इसके एग्जाम्पल भी बनते हैं लेकिन इतना आता नहीं है आपके। समतल दर्पण के उपयोग है, ये इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण के उपयोग है पनडुब्बी में पेरिस्कोप के रूप में और केलियाइडोस्कोप के अंदर। देखो पनडुब्बी के अंदर इस प्रकार का ये लगा होता है, समतल दर्पण ही होता है इसके अंदर। देखो ये यहां पर समतल दर्पण है क्या? ये यहां पर समतल दर्पण है क्या? समतल दर्पण है। यहां से प्रकाश की किरणें आएगी, प्रकाश की किरण आएगी, या फिर पनडुब्बी अंदर है। देखो ये ऐसा समझो ये पानी है इस प्रकार, ठीक है ना। ये नीचे पनडुब्बी है क्या? अपनी पनडुब्बी है। यहां पर कोई जहाज है, ये देखो ये कोई जहाज है ऊपर। अब यहां से इसका प्रकाश, इस जहाज का प्रकाश यहां गिरेगा क्या? यहां समतल दर्पण है, यहां से कोण बनकर यहां जाएगा, यहां भी क्या है? समतल दर्पण है। यहां से इसका प्रतिबिंब कहां जाएगा? इस पनडुब्बी में आ जाएगा और बाहर पता चल जाएगा क्या है, ठीक है ना। इस प्रकार इस समतल दर्पण का उपयोग पनडुब्बी में पेरिस्कोप के रूप में किया जाता है और केलियाइडोस्कोप में भी किया जाता है। ये समतल दर्पण के दो उपयोग है। अब देखो आगे, परावर्तन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आता है अपवर्तन। रिफ्रैक्शन क्या चीज होती है? परावर्तन अलग था, एक ही माध्यम में होता है परावर्तन, हमेशा ध्यान रखना। अब आता है अपवर्तन। परावर्तन एक ही माध्यम में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब पढ़ा था ना, वो परावर्तन होता है। ये है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन है, ये अलग चीज है। इसके भी उदाहरण आते हैं अच्छे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखो इसके अंदर एक माध्यम और ये क्या है? दूसरा माध्यम। इसमें एक माध्यम तो सघन होता है और दूसरा माध्यम है विरल होता है। अब सघन और विरल जानते हो क्या? सघन होता है घना और विरल क्या होता है? हाँ, जो घना नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे छोटा सा उदाहरण बोलूं मैं आपको, हवा और पानी, इसमें से सघन कौन है? सघन पानी है, जिसके कण पास पास में होते हो। जो घना हो तो वायु के मुकाबले में घना कौन है? पानी घना है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज का। तो ऊपर देखो क्या है? ऊपर एयर यानी क्या है? वायु, और नीचे क्या है? ग्लास, ग्लास यानी कांच। अब वायु के मुकाबले कांच भी घना ही है, तो पानी बोल दे, कांच बोल दे, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। देखो वायु और कांच माध्यम दो बन गए, एक तो सघन है और एक विरल है। तो ये क्या है? ये विरल है, विरल। जबकि ये कांच क्या है? सघन। ये सघन है। अब देखो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है क्या? बिल्कुल जा रही है। तो बताओ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ये प्रकाश की किरण जा तो इधर रही थी, ये देखो सीधी जाएगी तो इधर जाएगी क्या? लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई क्या? अभिलंब की ओर झुक गई। ये अभिलंब है अपना नॉर्मल, इसकी ओर झुक गई। क्यों? क्योंकि ये विरल से किस में जा रही है? सघन में जा रही है, इसलिए अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर ये सघन से विरल में जाती तो ये अभिलंब से दूर हो जाती, इसको खुला, आगे खुली जगह मिल जाएगी, इसलिए वे दूर हट जाएगी अभिलंब से। और सघन विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस ध्यान रखना। आपतन कौन है? आई, और अपवर्तन कौन है? आर। वो सेम ही बनते हैं, उसमें माध्यम एक होता है परावर्तन में, जबकि अपवर्तन में माध्यम में दो होते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। इसका जो अपवर्तन है ना, इसके उदाहरण अच्छे आते हैं। माध्यम ये U यानी अधिक यानी सघन और U कम यानी विरल। सघन और विरल के बारे में ये क्वेश्चन आता है। देखो पानी, देखो सघन और एक होता है विरल। सर इसका पता कैसे चलता है सघन है या विरल है? ये इसका पता चलता है अपवर्तनांक से।
किससे? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा ना वो उतना ही सघन होगा, ठीक है ना। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन होगा। जैसे छोटा सा उदाहरण है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, जबकि कांच का 1.5। अब बताओ पानी और कांच में सघन कौन है? पानी और कांच में सघन है कांच है। अरे जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो अधिक सघन होगा। अरे आप पानी के अंदर से आप निकल जाओगे, कांच के अंदर से निकल जाओगे क्या? घना ज्यादा है वो। यस सर। तो अपवर्तनांक जिसका अधिक होगा वो ज्यादा सघन होगा, ठीक है ना। तो पानी और कांच में से इसका अपवर्तनांक अधिक है तो ये ज्यादा घना है, यानी ये सघन है। हीरे का अपवर्तनांक है 2.42। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हीरे का अपवर्तनांक बताओ, 2.42 होता है। इधर देखो हवा और पानी, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003, जबकि पानी का 1.3। बताओ सघन कौन है इसमें से? पानी सघन है। कांच का 1.5, यही है। तो ये थोड़े अपवर्तनांक याद रखना। हीरे का ये पूछा जाता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ठीक है ना। तो ये अपवर्तनांक के आधार पर सघन और विरल का पता चलता है। जरूरी नहीं हवा और पानी हो, हवा और कांच ही हो, ठीक है ना। कांच और पानी आ जाए तो अब देखो कांच और पानी आ गए, इनमें से सघन कौन है? क्यों? ये ज्यादा डेंसिटी ज्यादा है, इसकी सघन ज्यादा है ये। अपवर्तन के नियम है। अब देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं क्या? तीनों एक ही तल में होते हैं। स्नेल का नियम, हाँ इसके अंदर एक स्नेल का नियम बढ़ता है। स्नेल का नियम क्या होता है? ये होता है साइन आई अपॉन में साइन आर होता है। तो ये एक माध्यम है, ये अभिलंब है, एक किरण आई और ये जैसे क्या है? विरल, और ये क्या है? सघन माध्यम। तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी क्या? यस सर। अभिलंब की ओर। ये बढ़ने वाला कोण कितना था? आई, तो ये कोण है आर। तो ये स्नेल का नियम है, आपतन कोण की जा अपॉन में अपवर्तन कोण की जा, यही होता है स्नेल का नियम, ठीक है ना। साइन आई अपॉन में साइन आर, ये स्नेल का नियम है। विरल से सघन, अब बताओ विरल से सघन अभिलंब की ओर है, झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो तो कोण आई का मान अधिक और कोण आर का मान है कम हो जाएगा। चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? कि सघन में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, चाल कम हो जाएगी। आवर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमेशा ध्यान रखना। प्रकाश के ऊपर आवर्ती, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए ना तो आवर्ती पर कोई प्रभाव नहीं। सघन से विरल में जाओ या विरल से सघन में जाओ, तरंग दैर्ध्य ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये लो सघन से विरल में कोण आई का मान कम हो जाएगा, कोण आर का मान अधिक हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये किस सघन से किस में जा रही है? विरल में। चाल क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, लेकिन आवर्ती समान ही रहने वाली है, तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाएगी। ये लो यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन के उदाहरण है, यहां से क्वेश्चन आता है। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, अरे पानी के अंदर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के पहले ही और बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देना किसका उदाहरण है? अपवर्तन। सूर्य उदय 2 मिनट बाद में होता है लेकिन अपने को 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। सूर्य अस्त 2 मिनट बाद में होता है, 2 मिनट पहले होता है, फिर भी अपने को 2 मिनट तक दिखाई देता है। कारण क्या है इसका? अपवर्तन है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सिक्का पानी के अंदर नीचे पड़ा है लेकिन अपने को लगता है ऊपर उठा हुआ है। सेम यही देखो, यही उदाहरण यहां लगा लो, समझ में आ जाएगा। सूर्य 2 मिनट पहले क्यों दिखाई दे देता है? जिस प्रकार सिक्का पानी के अंदर ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना अपवर्तन के कारण, सेम ही प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपने को सूर्य ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद, सूर्य उदय और सूर्य अस्त तक। पानी में वस्तु का बड़ा दिखाई देना, पानी में वस्तु बड़ी दिखाई देती है क्या? किसके कारण है? अपवर्तन के कारण। ये इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है।
सूर्य उदय और अस्त के समय बड़ा दिखाई देता है। सूर्य उदय और अस्त के समय बड़ा दिखाई देता है, किसके कारण? आग के दूसरी तरफ वस्तु का हिलते हुए नजर आना। कभी देखते होंगे आग जल रही है, उसकी दूसरी साइड वस्तु यहाँ हिलती नजर आती है अपने को, किसके कारण है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके उदाहरण है, ठीक है ना, अपवर्तन के उदाहरण। एक याद रखना, ये विबग्योर, वी यानी बैंगनी, वोयलेट चाल सबसे कम, अपवर्तनांक सबसे अधिक, आर यानी रेड चाल सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम। देखो जब एक श्वेत प्रकाश किरण है यानी व्हाइट लाइट है प्रिज्म के अंदर से गुजरती है ना, तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? लाल रंग का। क्यों? ये देखो, ये बैंगनी रंग यहां से जा रहा है और देखो कितना कट लगा इसके, तो बैंगनी रंग का सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है, जबकि लाल रंग का सबसे कम होता है। इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है लाल रंग का, इसका मतलब ये अधिक दूरी तक तय कर सकता है क्या? अधिक दूरी तय कर सकता है। क्यों? इसका अपवर्तनांक कम होता है, ये विचलित कम होता है। अपवर्तनांक का मतलब समझ लो विचलित हो रहा है, बैंगनी कलर अधिक विचलित हो रहा है क्या, जबकि लाल रंग कम। इसलिए खतरे के निशान लाल रंग बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम होता है, ये विचलित कम होता है, तो ये दूर तक दिखाई दे देता है। और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चाल में प्रभाव पड़ जाता है। फिर चाल सबसे कम, अरे इसका अपवर्तनांक अधिक हो गया, इसका मतलब चाल क्या हो गई? कम, तो ये कम दूरी तक दिखाई देता है। इसका अपवर्तनांक कम होता है तो ये सब चाल सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की चाल अपवर्तनांक कम है तो चाल अधिक हो जाएगी, यानी दूर तक दिखाई देगा ये। तो खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। समझ में आया क्या? ये 7 रंगों का जो क्रम है ना, ये इस प्रकार बनता है: वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये इस प्रकार होता है, ठीक है ना। सबसे अधिक इसका विचलन होगा, सबसे कम इसका होगा। ये 7 रंगों का क्रम है विबग्योर, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? परावर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन पढ़ लिया, अब बात आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। यानी पूर्ण यानी पूरा, आंतरिक यानी अंदर, और परावर्तन इस प्रकार का परावर्तन जो पूर्णतः हो जाए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है जिसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। आपतन कोण का मान है, ये होता है आपतन कोण का मान है। देखो यहां समझा रहा हूं मैं, ये अभिलंब है, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण आई और आई तो अभिलंब की ओर, जैसे ये है अपना सघन है और ये अपना विरल है। सघन से विरल में आएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है। ये क्या है? ये कोण है अपना आपतन कोण। आपतन कोण आई है। अब आपतन कोण आई है ना, इसका मान बढ़ाते हैं धीरे धीरे। ये आई यहां मान लो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अब मैं आपतन कोण कर देता हूं, जैसे 50 डिग्री कर दिया मैंने, ये लो, तो ये अभिलंब से और दूर जाएगी क्या? यहां चली जाएगी। अब मैं आपतन कोण का मान और बढ़ा रहा हूं, ये लो यहां ले आया, ऐसे समझो मैं 70 ले आया, 70 ले आया, तो ये बताओ ये किरण इसके ऊपर आ जाएगी क्या? अब ये कोण कितना है? मैंने 70 का तो उदाहरण दिया है, लेकिन ये जितना कोण है ना, आपतन कोण है, ये आपतन कोण है, तो ये बताओ ये किरण है जो अभिलंब से इतनी दूर चली गई है, जो ये समतल है ना इसके ऊपर आ गई। ये बोल रहा है आपतन कोण का मान है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। ये आपतन कोण का मान है ना, ये आपतन कोण का मान ही कहलाता है क्रांतिक कोण है। कौन सा कोण है? क्रांतिक कोण है। आपतन कोण का मान है जो क्रांतिक कोण कहलाता है। अब ये बोल रहा है आपतन कोण का मान किस कोण से अधिक कर दो?
क्रांतिक कोण से अधिक कर दो, इसका मतलब 70 से अधिक कर दूं क्या? मैंने कर दिया भाई 71, 75 या 80 कुछ भी कर दो। क्रांतिक कोण से अधिक करते ही ये किरण वापस इधर चली जाएगी क्या? उसी माध्यम में वापस आ गई क्या? यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी वापस उसी माध्यम में चला जाना। कब गई? जब अपन क्रांतिक कोण तो पता चल गया जैसे 70 पर थी और ये किरण इस पर आ गई, लेकिन अब क्या बोल रहा है? ये क्रांतिक कोण कहलाता है। ये बोल रहा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दो, बड़ा करते ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा बस। ठीक है ना? तो क्रांतिक कोण नाम समझ में आएगा कौन सा कोण है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। देखो माध्यम की बात कर रहा है, माध्यम सघन से क्या होना चाहिए? मैंने सघन से विरल तभी तो लिया था। माध्यम सघन से क्या होना चाहिए? विरल होना चाहिए। कहने का मतलब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जानी चाहिए, तो सघन से विरल में होगा तभी जाएगी। आपतन कोण है, क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? ये मैंने 70 पर तो यहां तक आई थी किरण, और 70 से बड़ा करते देखो उसी माध्यम में चली गई क्या? तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या करना पड़ेगा? बड़ा। ये इसकी कंडीशन है दो, ये दो कंडीशन होते ही बताओ क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। दो कंडीशनें कौन सी हैं? माध्यम सघन से क्या होना चाहिए? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? इतना होते ही बताओ कौन सी घटना हो जाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगी। जैसे ये बोल रहा है ये तो माध्यम है, जैसे पानी से हवा तो सघन से विरल हो गया, कांच से हवा सघन से विरल हो गया, हीरे से हवा सघन से विरल हो गया। इन सब में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्यों? कि यह घटना सघन से विरल, सघन से विरल, सघन से विरल दे रखा है। ये सेम, ये देखो यहां चित्र दिखाया है ना, ये प्रकाश की किरण ऊपर जा रही है, यहां से देखो इस प्रकार जा रही थी, ये सघन है और ये विरल है। अब मैं इस कोण का मान बढ़ा रहा हूं, आई का मान बढ़ा रहा हूं। जैसे मैं यहां ले आया तो ये यहां जाएगी, और मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं तो ये इस पर आ जाएगी क्या? तो ये कोण है ना भाई, ये कोण है, ये कोण है क्रांतिक कोण है। अब क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा बढ़ाते ही ये किरण वापस किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी। और क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक करते ही, क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा अधिक करते ही ये वापस उसी माध्यम में आ गई क्या? और ये क्या कहलाता है? तो इसकी परिभाषा बन जाती है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो घटना क्या कहलाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी। हाँ, ये क्रांतिक कोण है ना, क्रांतिक कोण के मान है ये। पानी और हवा, पानी या क्या है? सघन, हवा क्या है? इनके क्रांतिक कोण का मान क्या है? 49 डिग्री, 42 डिग्री, 24 डिग्री। ये ऐसा कोई पूछेगा नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अब इसके उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण आते हैं इसके। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृग मरीचिका या मृग तृष्णा बोल दो, किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक है परावर्तन। अरे दोपहर के समय रोड पर चलते समय आगे पानी दिखाई देता है क्या? तो वे किसका उदाहरण है? मृग मरीचिका। ये मृग मरीचिका क्यों? मृग यानी होता है हिरण। कौन सा? हिरण। वो सलमान खान वाला नहीं है, ठीक है ना? और मरीचिका यानी होता है रेगिस्तान। तो हिरण जब रेगिस्तान में दौड़ता है ना दोपहर के समय, तो स्वयं अपने रोड पर अपने को पानी दिखाई देता है ना, लेकिन अपन तो गाड़ी में होते हैं, थोड़ी सी दूर चलते अपने को पता चल जाता है ओ ये तो नहीं है पानी, अपने को नजर आ रहा है सही। लेकिन हिरण क्या होता है? बेचारा भोला होता है, वो रेगिस्तान में देखता है धूप के अंदर तो उसको पानी नजर आता है और वो दौड़ता दौड़ता जाता है। लेकिन थोड़ा सा ऊपर देखता है, फिर आगे नजर आता है, अरे थोड़ा और आगे है, फिर दौड़ता है। लेकिन वो क्या है? मृग मरीचिका। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से उसे पानी नजर आ रहा है। तो ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये याद रखना, इसको उदाहरण है। प्रकाशिक तंतु का जनक कौन है? नरेंद्र कृपाणी। प्रकाशिक तंतु के जनक हैं वो नरेंद्र कृपाणी हैं। टूटे हुए कांच के टुकड़े का चमकदार दिखना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कभी कभी खिड़की, बिल्डिंग की खिड़की के अंदर ये जो चटका हुआ कांच होता है ना, वो चमक मारता है दूर से। क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। परख नली के अंदर चमकीलापन नजर आता है, किसके कारण?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जाते हैं, उदाहरण आते हैं इनके। ये भी आज इतना ही है क्या? कंप्लीट तो नहीं हुआ यार, प्रकाश टॉपिक बहुत बड़ा है, कंप्लीट नहीं हुआ। इसी के अंदर लेंस पढ़ते हैं अपन, इसी के अंदर आंख पढ़ते हैं, इसी के अंदर इंद्रधनुष और पढ़ेंगे। हाँ हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। तो आज के लिए अपना ये प्रकाश टॉपिक इतना ही है, ठीक है ना। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।